वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं चंद्रमणि शर्मा और आज मैं फिर से आपको 10वीं क्लास का ज्योग्राफी बतलाने जा रहा हूं। तो इसमें इकाई 1 का सेकंड चैप्टर में आपको मैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, इसमें मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको का आंसर बतलाऊंगा, क्वेश्चन आंसर। तो इसे ध्यान से सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले वाले वीडियो को भी अच्छे से देखे हैं और जितने भी वीडियो है उसे अच्छे से देखें, सुने और अपने जीवन में उसका अनुकरण करें। यही मैं चाहता हूं आप लोगों से। और जो भी नए लोग आते हैं उन लोगों को भी आप सलाह दें, ऐसा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे को भी शेयर करें, है ना। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 वो है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? क्वेश्चन को आपने फिर से यहाँ पे सुनिएगा, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? तो जलाक्रांतता यानी कि जैसा समझ रहे हैं ये जो शब्द है इससे कि जल उस किसी जगह पे यानी कि जल का मात्रा अधिक हो रहा है, आक्रांत हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम इसको आंसर करते हैं, जो सुनिए, अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांतता, अंग्रेजी में इसे वाटर लॉजिंग भी कहते हैं। अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। भारत के कुछ राज्यों में खासकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण मृदा का निम्नीकरण हुआ है। मृदा अपरदन में जलाक्रांतता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जैसे कि मृदा में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, मृदा में पाई जाने वाली कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं जिससे मृदा अपरदन हो जाता है, या यूं कहें कि मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि जलाक्रांतता क्या है, यानी हम किसी भी खेत में अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं। ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन विशेष करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश किसानों द्वारा की जाती है, जिसके कारण वहाँ खूब सिंचाई होती है। और जब बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है तो मिट्टी में लवण और क्षार का जो गुण होता है वो बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, घट जाती है। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जब घट जाएगी तो फसलों का उत्पादन कम जाएगा। इसी कारण से जो है वहाँ के लोग, किसान जो है, फसल उत्पादन के चक्कर में मिट्टी को यानी उर्वराहीन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए रेस्ट जरूर देना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बढ़ती आबादी को उनकी जो भोजन या खाद्य सामग्री पूरा करने के लिए किसान ऐसा करते हैं। तो खैर वो अलग बात है। चलिए, और इसकी जो बतलाया कि महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इसका, किसमें, तो मृदा के अपरदन में। तो मृदा अपरदन में तो क्या है, सबसे पहला तो मृदा का क्या हो गया कि उसमें लवण और क्षार की मात्रा तो बढ़ ही गया, तो वैसे भी जो है मृदा निम्नीकरण हो गया। साथ ही जो है उसमें मृदा में बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो भी मर जाते हैं लवणीय और क्षारीय गुण के कारण जो है। तो वह जब मर जाएंगे तो मिट्टी में वैसे भी उर्वरा शक्ति कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तो इसको हम कह सकते हैं कि उससे फसल का उत्पादन अधिक होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसे कहा जाता है कि ये किसानों का मित्र है, जैसे कि एक सूक्ष्म जीव का नाम, सूक्ष्म जीव नहीं, एक जीव है जिसे कहते हैं केंचुआ, या अंग्रेजी में अर्थवॉर्म कहा जाता है। बिहार के कई जगहों पे इसे जोंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है किसान का मित्र है
उसकी मिट्टी को खाने के बाद मिट्टी का ही उत्सर्जन करता है और वो बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कि होता है, लेकिन यहाँ सिंचाई के अत्यधिक सिंचाई के कारण तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति घट जाती है। चलिए अब जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है बतलाऊंगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो जैसा कि संरक्षण से संबंधित आ रहा है, संरक्षण यानी कि मिट्टी का हमें संरक्षण करना चाहिए। हम लोग क्या है कि एक साथ जो है कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं इसका उपयोग कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत अच्छे से ढंग से करना चाहिए जिससे कि हम भी उसका उपयोग करें और हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। मृदा संरक्षण के कई तरीके हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा संभव है। यानी कि मृदा संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं जो हम मानव लोग जो है इसका अपने क्रियाकलाप द्वारा इसका संरक्षण कर सकते हैं, है ना। तो मृदा संरक्षण के कई तरीके हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा संभव है। तो सबसे पहला जो इसमें क्रियाकलाप है, पहला नंबर में फसल चक्रण। एक ही जमीन या खेती पर लगातार गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, कपास, जूट, पटसन आदि फसल उगाया जाता है तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है और फसल उत्पादन में कमी आने लगती है। परंतु फसल चक्रण के द्वारा मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त की जा सकती है और इस पद्धति में दो धान फसलों के बीच एक दलहन या तिलहन कुल का पौधा लगाया जाता है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और मिट्टी का पोषणीय स्तर बरकरार रहता है। तो मैं पहले भी बतलाया था आपको कि फसल चक्रण क्या होता है। तो फसल चक्रण के द्वारा जो है इसको जो है हम लोग मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अब दूसरा जो है इसका है आपको वो है पहाड़ी ढलानों में समोच्च जुताई या इसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। तो पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती की जाती है या खेतों में वृत्ताकार जुताई की जाती है जिससे मृदा अपरदन रुक जाती है। यानी कि जब ऊपर से बारिश के दिनों में क्या होता है, जब बरसात होती है तो ऊपर से मिट्टी नीचे की ओर बहना शुरू कर देती है। चूँकि वो ढलान है इसलिए जब मिट्टी को रोकने के लिए छोटे छोटे जो है क्यारियाँ बना दी जाती है, नाली टाइप का, तो मिट्टी रुक जाती, पानी के बहाव को आगे नहीं ले जाता है, वो उसी जगह पे रुक जाता है क्यारियों में ही। अब बच्चों जो है देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का जो इसमें पॉइंट है पट्टिका कृषि। अब पट्टिका कृषि क्या है वो मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से सुन लीजिए। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में खास करके शुष्क प्रदेशों में पट्टिका कृषि की जाती है और इसमें फसलों के बीच घास की पट्टी लगा दी जाती है जो मृदा अपरदन को रोकती है। अब चौथा जो इसमें पॉइंट है बच्चों, जैविक खाद का प्रयोग। खेती में रासायनिक खाद को लगातार प्रयोग करने से मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व एवं सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाती है, यानी बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं मर जाते हैं। अब इसमें जो है मैं बताता हूँ, एंडिन या एंड्रिन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है जिसके कारण कीटों की यानी कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने से जो है परंतु जैविक खाद या जैव कीटनाशी का प्रयोग करने पर पोषणीय तत्व बरकरार रहता है। तो ये जो हम लोग करते हैं ऐसा जैविक खाद का प्रयोग, उसको हमें कम कर देना चाहिए अभी फ़िलहाल, तो बाद में इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सॉरी, जैविक खाद का तो हमें प्रयोग करना ही चाहिए, जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग हमें कम करते हुए आने वाले कुछ समय में इसका पूरी तरह से वर्जित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो मिट्टी में जो उर्वरता शक्ति है उसमें जो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे कि बचेंगे, और जब वो बचेंगे तो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होगा, मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा, है कि नहीं। तो
और अगर कुछ कीटनाशक जो है पदार्थ उपयोग करना है तो उसमें हमें जैव कीटनाशी का प्रयोग करना है। बहुत सारे ऐसे जैविक कीटनाशक जो है लॉन्च किया गया है, जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पांचवा जो है पॉइंट, वह है वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन। तो नदी किनारे, पहाड़ी ढलानों, मैदानी क्षेत्रों एवं तटीय मैदानों में वृक्षारोपण कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि नदी के किनारे हो, चाहे समुद्र तट के किनारे हो, या फिर कहें कि पहाड़ी ढलानों पर भी जो है, या मैदानी क्षेत्रों में भी हम अगर वृक्ष लगा दें अधिक से अधिक, तो उससे कि मिट्टी का कटाव रुक सकता है, तो मृदा का संरक्षण हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं उपरोक्त क्रियाकलाप के द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये कारण है, इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं, तो ये इतना आपके आंसर देने के लिए काफ़ी है। तो बच्चों अब जो है आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन फिर से सुने। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो यहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुत सारे पशुधन हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका योगदान काफ़ी कम है, बिल्कुल ना के बराबर ही इसे मानते हैं। जबकि पशुधन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसका हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका क्या कारण है उसके बारे में हम आगे बतलाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ भारत पशुधन में विश्व में अग्रणी है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं के बराबर है। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ अस्थायी चारागाह या गोचर भूमि की कमी है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। यहाँ अच्छे नस्ल की पशुओं की भी कमी है और यहाँ के पशु किसानों के लिए अधिक लाभदायी नहीं है। यहाँ की गायें एवं भैंसें अधिक दूध नहीं देती है। भेड़ से भी अच्छी किस्म की ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पशुओं को रखने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, जिससे उनकी संख्या घटती जा रही है। यहाँ की जलवायु गर्म होने के कारण अच्छी नस्ल की पशुओं को पालना कठिन है, क्योंकि अच्छी नस्ल की गायों को कम तापमान पर रखा जाता है, जबकि भारत में सभी किसान के पास एसी उपलब्ध नहीं है। साथ ही यहाँ बिजली की भी कमी है। तो इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि पशुधन तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे जो पशु होते हैं वो अच्छे जो है नस्ल की नहीं होती है, यानी कि स्थानीय होते हैं और वो दूध कम देते हैं। उसे यहाँ रखने की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं होती है, किसान लोग ऐसे ही रखते हैं। जबकि पशु जो पालक हैं उन्हें पशुओं को अच्छे सुख सुविधा में रखें तो मैं समझता हूँ कि वो दूध ज़्यादा उत्पादन करेगा। दूध उत्पादन होगा तो उसके बाद उससे संबंधित भी बहुत सारे चीज़ हैं, उसका उत्पादन होगा, तब जा कर के हमारी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़ सकता है। और एसी बिजली ये सब कुछ जो है की कमी है। किसान चूँकि यहाँ के गरीब हैं तो उनके पास जो है एसी की कमी है। दूसरी बात है यहाँ बिजली की व्यवस्था भी बहुत कम है, तो इसके लिए सरकार को भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सरकार जो है किसानों को मुफ्त में बिजली दे, पशुपालकों को मुफ्त में बिजली दे। अगर हो सके तो जो भी किसान हैं उन सबको एक एक एसी भी दे, एक दो एसी भी दें, जिससे कि अच्छी नस्ल की पशुएं, विदेशी पशुएं को भारत में पाला जाए और उससे अधिक दूध
का उत्पादन किया जाए, कुछ भेड़ बकरियां हैं उनसे ऊन का उत्पादन किया जाए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़ सके। तो बच्चों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन सब समाप्त हो गए हैं। ये 3 ही क्वेश्चन थे इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आपको जो नए लोग हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर टच कर दें, दबा दें, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। आप जब पूछेंगे तो इससे हमारा जो है वीडियो बनाने का और हौसला बढ़ता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखेंगे, और अच्छे कमेंट होंगे तो हम और वीडियो बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।